हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न को। साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियां दी गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसके अनुसार, ये नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, साइमन कुजनेट्स के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 विधियां हो जाएंगी। कितनी विधियां? तो 3 विधियां। और वो 3 विधियां होगी क्या, जो भी तो जानना जरूरी है। तो पहला नंबर पे होगा आय विधि। कौन विधि? तो आय विधि। अब आय विधि क्या होता है, ये मन में सवाल आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस विधि में राष्ट्रीय आय का अनुमान, राष्ट्रीय आय का अनुमान की अगर बात करें तो देश में विभिन्न व्यक्ति और क्या कहता है, व्यवसायों को हालांकि आपसे परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। कुल आय को जोड़कर लगाया जाता है। क्या किया जाता है? कुल आय को जोड़कर लगाया जाता है। तो ये कौन सी विधि हो गई? आय विधि हो गई। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात कर ले तो ध्यान रख लीजिएगा, इसमें वेतन, लाभ, ब्याज, किराया, ये सब क्या है, इसके अंतर्गत शामिल है। दूसरा विधि आय के बाद जो होगा वो कौन सा विधि? तो वो होगा व्यय विधि। व्यय विधि। अब व्यय विधि में क्या होगा, जैसे राष्ट्रीय आय का अनुमान देश में विभिन्न व्यक्ति और व्यवसायों को कुल आय को जोड़कर लगाया जाता है, उसी तरह इसमें कुल व्यय को जोड़कर लगाया जाता है। कुल व्यय को जोड़कर लगाया जाता है। ठीक, वहाँ आय था तो आय हो गया, यहाँ व्यय है तो व्यय हो गया। अगर इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखें तो निजी उपभोग व्यय हुआ, या फिर सरकारी व्यय हुआ, सरकारी व्यय, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा विधि लास्ट जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, उत्पादन विधि। उत्पादन विधि। और उत्पादन विधि क्या है कि इसमें सभी अंतिम वस्तु, मतलब राष्ट्रीय आय का अनुमान देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और किसका, सेवा का मूल्य जोड़कर लगाया जाता है। तो ये तीनों विधि आप क्या करेंगे, ध्यान में रख लेंगे। चलिए आज के अगले प्रश्न को देख लेते हैं और एक एक प्रश्न का डिस्कशन इसी तरह से करते हुए चलेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रथम अध्यक्ष की बात आएगी तो वो हो जाएंगे PC महालनोबिस। ठीक, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन कब हुआ था? तो 2 मई 1951 को। कब? तो 2 मई 1951 को। अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, मुख्यालय, तो ध्यान रख लेना है नई दिल्ली। बाकी प्रथम अध्यक्ष आपको पता चल ही गया। वहीं आपसे अध्यक्ष की जगह अगर जनक भी रहता, अध्यक्ष या फिर यहाँ पर अगर जनक भी होता तो PC महालनोबिस ही हो जाएंगे। ठीक, और सांख्यिकी दिवस पूछ देता है, सांख्यिकी दिवस कि कब मनाया जाता है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है प्रति वर्ष। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। वहीं एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि 23 मई 2019 को CSO तथा NSSO को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या करता है? आय के आंकड़े को जारी करता है। क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, आय के आंकड़े को क्या करता है? जारी करता है। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो इस क्लास को पूरा जरूर देखा करें, और जो नोट डाउन करा जा रहा है वो आप लोग भी किया करें। राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसकी चर्चा तो अभी हम लोग किए थे कि अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों को किया जाता है। ठीक, तो ये बात आपको इसमें ध्यान में रख लेना है। वहीं क्या कहता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की बात हो रही है। ठीक, तो जीडीपी वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। क्या है? वस्तु और सेवाओं का क्या है? कुल मूल्य है। कुल मूल्य है जो कि केवल किसी देश के क्या होता है? क्षेत्र के भीतर उत्पादित होता है। तो ये इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर इसकी गणना विधि की हम बात कर लें तो ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा में आपको बताया जा रहा है। ठीक, अगर इसकी गणना जो है आय विधि, व्यय विधि, हालांकि इसकी चर्चा तो हम पहले ही प्रश्न में कर चुके हैं, और उत्पाद विधि द्वारा किया जाता है। तो ये बात आपको इसमें क्या कर लेना है? ध्यान रख लेना है। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। और सारे इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट सवालों में से एक लाए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पहला है कुल जनसंख्या बटा राष्ट्रीय आय, दूसरा है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, और तीसरा है राष्ट्रीय आय गुने कुल जनसंख्या, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही सूत्र हो जाएगा राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। तो आपसे यही क्या कह रहा था? पूछा जा रहा था। वहीं प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए इसमें नोट डाउन कीजिएगा कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। और ये तो हो गया कथन के रूप में, और अगर वही इसका सूत्र कर दिया गया कि राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक, तो आपको कोई डॉट मन में होना नहीं चाहिए। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? काफी सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये एम विश्वेश्वरैया जी ने किया था। किसने किया था? तो एम विश्वेश्वरैया जी ने किया था 1934 से। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1934 में इन्होंने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या रहता है दिया हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो हिंदी और इंग्लिश टर्म दोनों इसका ध्यान रख लीजिएगा, पूछ लेता है। तो ये क्या था? इस नाम का पुस्तक इन्होंने लिखी थी।
और यह नियोजन की दिशा में क्या था, प्रथम प्रयास था, उसी से संबंधित है। तो ये ध्यान आपको रख लेना है। और यह योजना जो थी वो 10 वर्षीय योजना थी। कै वर्षीय योजना, तो 10 वर्षीय योजना। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि होगा 6ठा नंबर प्रश्न। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये कब का पूछा जा रहा है, प्रथम का ही पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए ये सबको पता है कि 1951 में शुरुआत हुई थी। तो यहाँ देखिए सी में भी 1951 है और डी में, लेकिन ये डेट एग्जैक्ट याद नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा ये 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ था। ठीक, तो इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगर इसके बात करते प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो 1951 से लेके 1956 तक चली थी, चूंकि 5 वर्षीय योजना थी। किस मॉडल पर आधारित थी, ये काफी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। ये पॉइंट इसमें ही आप क्या करेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। और अगर इसकी बात करें पहली पंचवर्षीय का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो प्राथमिक उद्देश्य के रूप में आप एक लाइन सीधा सीधी लिख लीजिएगा कि भारत के लोगों के जीवन स्तर में क्या करना, सुधार करना। यानी कि योजना जो थी कृषि, बिजली, परिवहन, यही सब पर क्या थी, मेनली केंद्रित थी। ठीक, चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI जिसको बोल देते हैं, ठीक, तो कौन जारी करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अभी कुछ देर पहले आपको हम नोट डाउन भी कराए थे। तो इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NSO द्वारा जारी किया जाता है। अगर पूछ दे कि इसका आधार वर्ष क्या है, तो ध्यान रखिएगा 2011 से 12 इसका आधार वर्ष है। ठीक, वहीं अगर बात करें इसकी, तो इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा कि यह घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं एवं क्या कहता है, सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला क्या है, एक सूचकांक है। ये आप ही लोग के लिए लिखा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना नोट्स खुद से तैयार कर लीजिए, रिवीजन में आपको काम देगा। 8 नंबर पे चले, 8वां नंबर प्रश्न। और 8 नंबर पे जाने से पहले ये चैनल संबंधित जानकारी है, तो एक बार इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। कोई डाउट हो इस क्लास से या इस चैनल से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। और हाँ, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक के साथ साथ शेयर तो ज़रूर कर दिया करें अपनों दोस्तों के ग्रुप में, और कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया करें। क्योंकि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बिहार संबंधित, तो GK GS का आपको सारे विषय का फुल निचोड़ दिया जा रहा है। तो बस आप लोग सपोर्ट करें और इसी तरह का कंटिन्यू क्लास आप लोग ज़रूर करते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए इकोनॉमिक्स का 8वां प्रश्न देख लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आधार वर्ष जो हो जाएगा 2011-12, ध्यान रख लीजिएगा। वहीं थोक मूल्य सूचकांक को WPI
भी लिख देगा। शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखिए कि एक ऐसा सूचकांक है, एक ऐसा सूचकांक है जो खुदरा स्तर से पहले, खुदरा स्तर से पहले पहले के चरणों में माल की कीमत में, माल की कीमत में क्या करता है, बदलाव को मापता है, बदलाव को मापता है या फिर क्या करता है, उसको ट्रैक भी करता है। तो इस तरह से ये थोक मूल्य सूचकांक हो गया। इसमें ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसको भारत में मुद्रास्फीति को WPI के आधार पर ही मापा जाता है। तो और इसमें कुछ लिखना आपको है नहीं। आगे की प्रश्न देख लेते हैं। मांग प्रेरित स्फीति का कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, लोगों की आय में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, ये सब सभी कारण हो जाते हैं मांग प्रेरित स्फीति का। तो ये बात आपको हालांकि पता भी होगी। अब दिमाग में ये जरूर आएगा कि मांग प्रेरित स्फीति होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के साथ साथ, किसके साथ साथ, वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि उसी अनुपात में क्या हो, ना हो, तब जाके ऐसी स्थिति को मांग प्रेरित स्फीति कहा जाता है। ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। और सारे विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको जो भी क्लास देखनी हो आप एक बार चेक करिए और सारे क्लास किया कीजिए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, वहीं एक बात यहाँ पर और ध्यान आ रही है कि GATT यानी गैट का मुख्यालय जो था, मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, स्विट्जरलैंड में था। लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को याद आ गया तो बता दिया गया। क्यों यहाँ पर इसका चर्चा आया, चूंकि 1 जनवरी 1995 को ये भी पूछ लिया जाता है कि गैट के स्थान पर, किसके स्थान पर, गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO को लाया गया या इसका गठन कर दिया गया। तो आपसे गठन वर्ष भी पूछ देगा या किसके स्थान पर लाया गया ये भी पूछ देगा। ठीक, वहीं अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि WTO में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में सदस्यों की संख्या, तब ध्यान रखिएगा 166 सदस्य देश हैं। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं जो कि होगा 11 नंबर प्रश्न। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC की बात हो रही है, उसमें कुल कितने सदस्य शामिल हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि इनमें 12 सदस्य शामिल हैं। कितने, तो 12 सदस्य शामिल हैं। ठीक, ये क्या है, OPEC की अगर हम बात कर ले तो एक अस्थाई अंतर सरकारी क्या है, संगठन है, संगठन है। ये बात आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। पूरा नाम इसका पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो जान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
पेट्रोलियम पेट्रोलियम की बात हो रही है। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज तो ये इसका पूरा रूप होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है। अगर इसका स्थापना वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। और इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछे तो मुख्यालय, तो ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रिया का वियना है जो इसका क्या है? मुख्यालय है। और वर्तमान में 12 सदस्य देश हैं, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। दक्षेस यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा ये है काठमांडू में। कहाँ? तो काठमांडू में स्थित है। सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संघ। इसका भी आपसे स्थापना वर्ष पूछा जाता है। जो आपसे पूछा जाता है वही बताया जाएगा ना, जो जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा 1985 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है। मुख्यालय आपको पता चल ही गया कि काठमांडू में स्थापित किया गया था। वहीं वर्तमान में इसके सदस्य देश की बात करें तो सदस्य देश तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक, और 8 को हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं क्रम से कि कौन कौन होगा। तो कभी कभी आप लोग भी खुद से कमेंट करके बता दिया करें। जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है खास करके उसको तो ज़रूर बताया करें कि वो 8 देश का नाम आपको लिख देना है अच्छे से सीरियल वाइज से। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान का देखना है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है निर्मला सीतारमन, बी है दिनेश कुमार खारा, सी है माधवीपुरी बुच और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग इसमें गलती करेंगे कि ऑप्शन नंबर सी मार के निकल देंगे, जबकि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर है कौन? तो नाम ध्यान रखिएगा श्री तुहिन, चूंकि वर्तमान को आपको देखना है, तुहिन कांता पांडे, ये हैं वर्तमान अध्यक्ष सेबी के। ठीक, और ये पूर्व रह चुकी हैं। इनके पहले माधवीपुरी बुच जो दिया हुआ है ये पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसीलिए बोले कि लोग सी मार के निकल देंगे। ठीक, चूंकि तुहिन कांता पांडे जी ने 1 मार्च 2025 को क्या किया है? ये पद को ग्रहण ही किया है। ठीक, तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे की चर्चा कर लिया जाए। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ा करें। मुद्रा बाजार के उपकरण हैं, यानी कि मुद्रा बाजार के उपकरण पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा उपकरण में जो आ जाएगा विनिमय पत्र यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज, वचन पत्र यानी कि प्रोमिसरी नोट्स और व्यापारिक पत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर, ये सब तीनों के तीनों सब क्या हैं? मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। और भी उपकरण हैं जो आपको आगे पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 के साथ साथ आपको मांग मुद्रा, कौन मुद्रा? मांग मुद्रा हो गया, राजकोष विपत्र हो गया, राजकोष विपत्र हो गया, या फिर क्या कहता है जमा प्रमाण पत्र हुआ, जमा प्रमाण पत्र हुआ, वाणिज्यिक विपत्र हुआ, वाणिज्यिक पत्र हुआ। अच्छा, इसका तो ऑप्शन में था ही। नगद प्रबंधन विपत्र हुआ। ये सब मुद्रा बाजार के उपकरण के ही अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, चलिए 15 नंबर पे देखते हैं। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? कौन सा शब्द? बुल एंड बियर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि क्या कहता है, ये है स्टॉक मार्केट से।
ठीक, किससे? तो स्टॉक मार्केट से, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि बुल का अर्थ, ये ना कि बुल देखे तो सोचे साढ़ होता है, नहीं जी, यहाँ पे बुल्स का अर्थ होता है क्या? तेजी से। क्या होता है? तेजी। और बियर्स का अर्थ अगर बुल एंड बियर्स आया है तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ होता है मंदी। चूंकि ये स्टॉक मार्केट से, तो कभी तेजी कभी मंदी ये होते रहता है, ये बात आप क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा। चूंकि बुल्स और क्या है, बियर्स की जो बात आई है, इन दोनों के इस्तेमाल से या फिर उपयोग से कह सकते हैं कि मार्केट की दशा, बाजार की दशा, और क्या कहता है, दशा और दिशा दोनों का पता चलता है, दोनों का पता चलता है। ये बात भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे की प्रश्न को देखा जाए। मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? ठीक, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या है? स्वीकार्यता, मूल्य में स्थिरता, टिकाऊपन या फिर पहचान। तो इनमें से जो हो जाएगा स्वीकारता, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वही बात करें कि मुद्रा मुद्रा किसको कहते हैं पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से ध्यान रखिए कि मुद्रा क्या है? मुद्रा जो है विनिमय का क्या है? माध्यम है। ये बात ध्यान रखिएगा। वही मुद्रा की जो स्वीकृति की बात आई है, स्वीकृति या फिर इसको मूल्यमान, ये क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। समझिए ये सब मुद्रा का क्या है? एक विशेषता है। वही बात करें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भुगतानों का क्या होता है? मान होता है, भुगतानों का मान होता है। चलिए आगे की चर्चा कर ले, जो कि होगा 17 नंबर प्रश्न। फिर से आ गया है, देखिए मुद्रा का सही अर्थ क्या है? इनमें से देखना है। पहला है नगद मुद्रा या फिर करेंसी, या फिर बैंकों के पास जमाएं, या फिर वह वस्तु जिसे सर्वग्राहता और कानूनी मान्यता प्राप्त हो, या फिर सोना चांदी। तो मुद्रा का एग्जैक्ट अर्थ की बात करें तो वह वस्तु जिसे सर्वग्राहता और कानूनी मान्यता क्या हो? प्राप्त हो। बाकी तो अभी हम मुद्रा से संबंधित प्रश्न पहले ही कर चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बढ़ जाएंगे सीधे अगले प्रश्न पे। और ये एक बार फिर से आ गया है चैनल संबंधित जानकारी, तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर के साथ साथ एक कमेंट जरूर कर दिया करें। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार पढ़ के देखिए। आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहाँ तक कि आपको मैराथन भी विथ एक्सप्लेन के कर, मतलब कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराया जा रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, और अच्छा लगे तभी लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आपको ये नहीं कि फ्री है तो फ्री का फ्री में दिया जा रहा है, फ्री जैसा आपको बिल्कुल पेड बैच जैसा पढ़ाया जा रहा है। तो आप एक बार भरोसा करके देखिए, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में सबसे कम पूछा जा रहा है तरल माप कौन सा है? तो M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। ध्यान रखिएगा ये M4 हो जाएगा सबसे कम तरल माप में। ठीक, तो ये सब हालांकि आपको हम कई बार पढ़ा भी चुके हैं। वहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो M1 है और M3 है, इसको क्या कहा जाता है? तो व्यापक मुद्रा। कौन मुद्रा? तो व्यापक मुद्रा इसको कहते हैं। ठीक,
वही M1, और अगर बात करें M2, ये भी पूछ सकता है आपको। तो इसको संकुचित मुद्रा, कौन मुद्रा? तो संकुचित मुद्रा। वही M3 जानी गए कि व्यापक मुद्रा और सबसे कम तरल माप में आ जाता है। ठीक, और तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार सबसे तरल कौन हो जाएगा? M1। अधिक में बता रहे हैं, किसमें? अधिक में। और सबसे कम तरल जो हो जाएगा वो M4 हो जाएगा, जो कि प्रश्न हमसे पूछा ही गया था। आगे की चर्चा कर लेते हैं। 19 नंबर, श्री रंगराजन समिति द्वारा प्रतिदिन कितने रुपये उपभोग खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा, पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32 रुपया। किस समिति के द्वारा? ये नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, किसी रंगराजन समिति के द्वारा। ठीक, वहीं बात करें किसी रंगराजन समिति, जो कि इन्होंने गरीबी गणना का आधार MMRP को माना। किसको माना था? MMRP को माना था। MMRP का अगर बात करें तो ध्यान हिंदी में रख लीजिएगा कि संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि, ये इसका हिंदी में पूरा रूप हो जाएगा। ठीक, वहीं बात करें कि ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। कितना? तो प्रतिदिन 32 रुपये। लेकिन अगर यहीं पर शहरी का पूछता तो शहरी का भी आपको ध्यान रख लेना है कि प्रतिदिन 47 रुपये। कितने रुपये? तो 47 रुपये। अगर 32 रुपया गरीब वाला प्रति माह की बात करें तो प्रति माह 972 रुपया। ठीक, और प्रतिदिन 32 रुपया, और शहरी में प्रतिदिन 47 रुपया और प्रति माह 1407 रुपया। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में संख्या को क्या कहा जाता है? यानी यहाँ देखिए पूरा प्रश्न होना चाहिए कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार छूट गया होगा यहाँ पे टाइप होने में, बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? ये है पूरा प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, उसको समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? समान स्थिति बेरोजगारी। यानी कि ये उन व्यक्तियों का संख्या का अनुमान लगाता है जो एक वर्ष के एक प्रमुख हिस्से के लिए बेरोजगार रहें। ठीक, ये बात आप क्या करेंगे? इसमें ध्यान रख लीजिएगा। वही बात करें कि एक होता है दैनिक स्थिति बेरोजगारी। कौन स्थिति? दैनिक स्थिति बेरोजगारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था भी दिया हुआ। तो ध्यान रखिएगा, यह पूर्ववर्ती 7 दिनों के प्रत्येक दिन के लिए किसी व्यक्ति की गतिविधि स्थिति पर क्या करता है? विचार करता है। तो ये हो जाएगा दैनिक स्थिति बेरोजगारी। हो सके ये सेंटेंस दिया रहे, पूछ दे ये कौन सी बेरोजगारी, तो वो हो जाएगा दैनिक स्थिति बेरोजगारी। और देखिए एक है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी।
ठीक। तो इसमें आपको क्या ध्यान रख लेना है, इसमें आपको ध्यान रख लेना है कि यह एक सप्ताह के संबंध में, एक सप्ताह के संबंध में क्या करता है, बेरोजगारी को मापता है, बेरोजगारी को मापता है। देखिए आप ही लोग के लिए इतना अच्छा से लिख भी दिया जाता है, समझा भी दिया जाता है, तो बार बार बोलते हैं कि आप लोग नोट डाउन किया कीजिए। चलिए 21 नंबर आज के वीडियो की लास्ट प्रश्न, बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP का प्रकाशन कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक, यही आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा भी गया है। वहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP का अगर आपसे आधार वर्ष पूछ लिया जाए, आधार वर्ष, तो ध्यान रखिएगा वो 2011 से 12 ही होगा। ठीक, और आधार हमेशा इसके लिए, आधार हमेशा 100 माना जाता है। कितना माना जाता है, तो 100 माना जाता है। किसके लिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात हुई थी। ठीक, तो ये बात आप इसमें बस नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दिया करें, और सॉल्यूशन बाय पीजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ क्लास को लाइक शेयर करते जाइएगा और कर भी दीजिएगा, विश्वास है आप पे। तो फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, नए क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू।